ये हमारा नया चैनल है विंध्य पाठशाला। इस विंध्य पाठशाला में हम और आप मिल कर के एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे जिसमें हम सब की जो आकांक्षाएं हैं, हमारे माता पिता की जो आकांक्षाएं हैं कुछ करने की, वो सब पूरा करने का प्रयास करेंगे इसी पाठशाला में मिल करके। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अपना समय न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों कल हमारा जो चैप्टर था उसका हीट था। हीट का जो पहला चैप्टर था उसमें हमने थोड़ा सा आपको आपने पढ़ा होगा उसको पहले से ही। उसमें हमने ताप के बारे में पढ़ा, ताप का मात्रक क्या होता है, हीट क्या होता है, उष्मा क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ा था। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत अच्छा चीज़ जिसका नाम है तापमापी या थर्मामीटर। ये थर्मामीटर या तापमापी उष्मा के चैप्टर में बहुत अच्छा रोल अदा करता है और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम सब हमेशा यूज़ करते हैं, तापमापी थर्मामीटर। तो थर्मामीटर एक्चुअली उष्मीय प्रसार मतलब हीट एक्सपेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई चीज़ आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है और यही सिद्धांत हम किस पर, तापमापी पे लगाते हैं, थर्मामीटर पे लगाते हैं। तो यह उष्मीय प्रसार गुण के सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मामीटर दोस्तों किस पर कार्य करता है, उष्मीय प्रसार, मतलब अगर उष्मा देंगे तो जो प्रसार होता है वही सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है कि आप किसी चीज़ को उष्मा दिए और वो प्रसारित हुआ, वो फैल गया, वो एक्सपेंड हुआ। तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है आपका तापमापी या थर्मामीटर। दोस्तों कई प्रकार के तापमापी होते हैं, कई प्रकार के तापमापी होते हैं, जैसे द्रव तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, गैस तापमापी, ताप युग्म तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, ये सभी तापमापी हम लोग आज पढ़ेंगे। और हम एक चीज़ उष्मीय प्रसार भी पढ़ेंगे और जल का असामान्य प्रसार, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं द्रव तापमापी। दोस्तों द्रव तापमापी हमने अक्सर देखा हुआ है कि यह द्रव तापमापी, जैसे कि आप लिक्विड थर्मामीटर, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जब घरों में द्रव तापमापी मतलब पारा वाला थर्मामीटर सभी ने देखा होगा अपने घरों में। तो ये पारा वाला थर्मामीटर हमने जो देखा है वो द्रव तापमापी है और एक द्रव के रूप में हम या तो पारा यूज करते हैं तापमापी पे या अल्कोहल यूज करते हैं। दोस्तों द्रव तापमापी में हम जो एक्सपेंड करना होता है जिस चीज़ को, वह एक्सपेंशन पारा पर या डिपेंड करता है या अल्कोहल पर डिपेंड करता है। ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पारा, ये मरकरी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब कम से कम ये पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जा रहा है और यह 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है। इसका मतलब पारा का जो परास है, मतलब पारा कहाँ से कहाँ तक के तापमान को मापने में सक्षम है, वह है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कम से कम 350 डिग्री सेंटीग्रेड आसानी से नाप सकता है। दोस्तों अल्कोहल, अगर उस जो हम थर्मामीटर देखते हैं उस थर्मामीटर में जहाँ पारा मरकरी भरा हुआ है, उस मरकरी की जगह पर अल्कोहल भी यूज करते हैं कभी कभी। तो अल्कोहल वाला थर्मामीटर कब यूज करते हैं, जब हमें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है उस अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका अर्थात इसका मतलब यही है कि इसका जो जमने का ताप है वो -115, मतलब इसका कम से कम हम इतने टेम्परेचर, लो टेम्परेचर तक अगर आपको मेज़र करना है तो अल्कोहल थर्मामीटर बेस्ट है। दोस्तों इसी तरीके से डॉक्टरी थर्मामीटर जो हम यूज करते हैं, ये डॉक्टरी थर्मामीटर में आप देखते हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, इसको ऐसे लैंग्वेज में क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को बड़े आराम से मेज़र कर सकता है। अगर फ़ारेनहाइट में दोस्तों बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों 35 से 95 या ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये कल हमने डिस्कस कर चुका है कन्वर्जन में। C/5 = 5 F - 32/9 = K - 273/5, ये वाला हम फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम आपको बताएं, जब हम अपने घरों में जब किसी का क्लिनिकल थर्मामीटर, मतलब जो हमारा जो पारा वाला थर्मामीटर होता है, वो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसका यूज करके हम जब किसी का बुखार नापते हैं तो दोस्तों ये पता चलता है कि हमारा जो बुखार नापने के बाद हम बोलते हैं कि 100 से ज़्यादा है इसका रीडिंग, 102 है, 104 है। ये एक्चुअली ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है,
ये फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। फिर से हम आपको बता दें, ये जो हम लोग रीडिंग लेते हैं वो फ़ारेनहाइट में लेते हैं, क्योंकि हम अपना टेम्परेचर 95 से लेकर के ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ताप बड़े आराम से नाप सकता है। और उसी थर्मामीटर में जब देखेंगे तो एक रेड कलर का मार्क होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, क्योंकि सामान्य ह्यूमन टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट आएगा। तो यह ह्यूमन का नेचुरल टेम्परेचर है, सामान्य टेम्परेचर है। सामान्य ताप से ज़्यादा ताप, मतलब इसी रेड मार्क से ज़्यादा अगर आपका पारा का प्रसार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, तो समझ में आता है कि हाँ, ह्यूमन का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर वो सामान्य ताप से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब बुखार है, फीवर है। आइए हम, अच्छा एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो फीवर है, डॉक्टरी थर्मामीटर में का यूज करके अगर हम फीवर नापते हैं, अगर 100 से ज़्यादा रीडिंग आ गया, 103 आ गया, 104 आ गया, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, वो किस में होता है दोस्तों? फ़ारेनहाइट में होता है। गैस तापमापी भी यूज करते हैं। गैस तापमापी में या तो हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बड़ा ही ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो गैस है, ऑलरेडी गैस थर्मामीटर है, तो गैस का यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का यूज़ करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपको पता करना है तब आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक नया तापमापी है जिसका नाम है थर्मोकपल तापमापी। थर्मोकपल तापमापी या थर्मोकपल मतलब ताप युग्म तापमापी जिसको बोलते हैं दोस्तों, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल। इसका मतलब होता है कपल मतलब युग्म, जोड़ा। अब जोड़ा किस चीज़ का होता है, आइए यहाँ से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हम तार लिए हैं, मेटल ए, कोई धातु तार है जिसका नाम है ए, और कोई अलग तार ले लिए हैं धातु तार बी। इन दोनों को हम जोड़ लिए हैं, जोड़ करके एक बना लिए परिपथ। ये कैसा परिपथ है? बंद परिपथ है। कैसा दोस्तों? बंद परिपथ है। ये दोस्तों बंद परिपथ है। इस बंद परिपथ को में दो ज्वाइंट आपको गर्म किए, तो ठंडे और गर्म संधि से क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो करने लगता है, इसमें धारा फ्लो करने लगता है। इसको बोलते हैं सीबेक प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव। और यही बताता है कि ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। यह -200 डिग्री सेंटीग्रेड से दोस्तों 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मापन इससे, इस ताप युग्म तापमापी से किया जा सकता है। तो ये सीबेक प्रभाव है क्या? यही है कि मेटल ए मेटल बी के दो तार होते हैं, इसको ज्वाइंट करके एक क्लोज परिपथ बनाया गया, क्लोज सर्किट बनाया गया। उसमें से ज्वाइंट को अलग अलग ताप पर रखा गया, एक को गर्म पर रखा गया, एक को ठंडे पर रखा गया। फिर देखा गया कि थोड़े समय बाद इसमें से धारा प्रवाहित होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्व विकिरण तापमापी। अब पूर्व विकिरण जो तापमापी है दोस्तों, यह एक्चुअली टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज़ अक्सर आप देखेंगे, पायरोमीटर का यूज़ ज़्यादा टेम्परेचर अगर पता करना है, या तो बहुत कोई दूर बॉडी रखा हुआ है उसका टेम्परेचर पता करना है, तब आपको इस तापमापी का यूज कर सकते हैं आप। ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। ये किसके नियम पर आधारित है दोस्तों? ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन के नियम कहता क्या है? स्टीफन का नियम आपने पढ़ा होगा, हीट के चैप्टर में पढ़ा होगा कि उच्च ताप पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, मतलब कोई बॉडी है, उस बॉडी को अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो उसमें से विकिरण की मात्रा उत्सर्जन होगा, विकिरण की मात्रा का उत्सर्जन होगा, उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह स्टीफन के नियम है और इसी नियम पर आधारित है पूर्व विकिरण की तापमापी। अब पूर्ण विकिरण तापमापी इसी सिद्धांत पर आधारित है, स्टीफन के नियम पर। दोस्तों आपको बताएं कि कैसे मेजर कैसे करते होंगे टेम्परेचर। जैसे कि आपको ये भी बता रहे हैं कि इसका यूज हम कब करते हैं दोस्तों? दूर स्थित वस्तु का ताप निकालने के लिए। या पहली बात बता दें आपको, कोई भी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसमें से विकिरण नहीं निकलने लगेगा। अधिकतम 800 से ज़्यादा का ताप रखने वाला वस्तु के अंदर से विकिरण निकलता है। अब 800 से ज़्यादा का ताप ही मेजर किया जा सकता है इस ताप पायरोमीटर से। अब हुआ क्या, वस्तु से उत्सर्जित विकिरण से ताप का आकलन किया जाता है। अगर देख लिए कि वस्तु से कितना उत्सर्जित हीट है, उससे हम टेम्परेचर का, किसका आकलन करते हैं दोस्तों? टेम्परेचर का आकलन करते हैं। अब ये था आपका पूर्ण विकिरण तापमापी। अब पूर्ण विकिरण तापमापी के बाद हम आते हैं ऊष्मीय प्रसार के बारे में। ऊष्मीय प्रसार क्या है? यही ऊष्मीय प्रसार, ये वही ऊष्मीय प्रसार है जो तापमापी जिससे
सिद्धांत पर कार्य करता है, वही है ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार ठोस में अलग होता है दोस्तों, द्रव में अलग होता है। ठोस में आपको रेखीय प्रसार भी मिलेगा, क्षेत्रीय प्रसार भी मिलेगा और आयतन प्रसार भी मिलेगा, लेकिन द्रव में दोस्तों केवल और केवल आयतन प्रसार मिलता है। द्रव में क्या केवल मिलता है? आयतन प्रसार। तो एक एक करके हम आपको बता दे रहे हैं। रेखीय प्रसार, रेखीय मतलब लीनियर। अब लीनियर का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे कि अगर कोई एकांक लंबाई का कोई रॉड ले लिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, और अगर ये मान लीजिए L है और टेम्परेचर बढ़ाए तो उसका आयतन, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी दोस्तों। मान लीजिए ये डेल्टा L हो गया। तो जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो अल्फा क्या होता है? लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में बढ़ाने पर कितनी लंबाई में वृद्धि हुई। अगर वह एकांक लंबाई का कोई रॉड है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया गया, तो कितना उसके लंबाई में वृद्धि हुई। तो यह है उसका रेखीय प्रसार गुणांक। और रेखीय प्रसार में देखिए, अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, अपॉन टी है। अपॉन टी मतलब 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स, यही इसका मात्रक है। इसी प्रकार से आपको क्षेत्रीय प्रसार में देखेंगे तो किसी एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जितना क्षेत्रफल में उसकी वृद्धि हुई, वही उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी दोस्तों मात्रक वही होता है, अपॉन 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। इसी प्रकार से आयतन प्रसार गुणांक, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। गामा क्या है? गामा वही, अगर किसी एकांक आयतन के टेम्परेचर, एकांक आयतन की वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे तो जितना आयतन में वृद्धि होता है वह उसका आयतन प्रसार गुणांक होता है। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में अगर रिलेशन निकालेंगे तो ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें रिलेशन 1:2:3 होता है। तो 1:2:3 के रिलेशनशिप को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये लेंथ है, ये एरिया है, ये वॉल्यूम है। ये लेंथ है तो इसमें इसकी जब आप देखेंगे, इसको मतलब लिखेंगे, इसका विमीय सूत्र या तो इसका L हो जाएगा, इसका L स्क्वायर हो जाएगा, इसका L क्यूब हो जाएगा। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसमें अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा में 1:2:3 का रिलेशनशिप होता है। अब द्रवों की बात करें तो क्या द्रवों में भी क्या रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार होता है? दोस्तों नहीं, द्रवों में रेखीय और क्षेत्रीय प्रसार नहीं होता है। उसका कारण है कि द्रवों का जो शेप है, जो आकृति है, वह निश्चित नहीं है। द्रवों का जो शेप है वो निश्चित नहीं है, इसलिए द्रवों में केवल और केवल आयतन प्रसार ही संभव है और कोई भी संभव नहीं है दोस्तों। द्रवों में बात कर लिए। अब आइए हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं, जल का असामान्य प्रसार, एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ द लिक्विड। एबनॉर्मल मतलब असामान्य। पानी जो है, जल है, उसका एक असामान्य क्वालिटी है, वो आज हम आपको बताएंगे। हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन हम आपको एक अच्छे ऐसे बताना चाह रहे हैं कि सपोज करिए ऐसे सामान्य द्रव की अगर बात करें, सामान्य द्रव का मतलब कोई भी द्रव ले लीजिए आप, अगर उसमें देखेंगे तो उसको टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे तो आयतन कम होता जाएगा। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि सब द्रव तो ऐसे कर लेते हैं। ये जो सामान्य द्रव की बात करें तो उसमें अगर हीट को बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा और डेंसिटी उसका क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब डेंसिटी इक्वल टू m/v। अब सोचिए कि अगर आयतन बढ़ रहा है तो, क्योंकि आयतन और डेंसिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, या डेंसिटी बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा। तो वही बात है, वो तो मान लीजिए यहाँ से पता चल गया, क्योंकि क्यों अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्यों कम हो जा रहा है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन सामान्य द्रव में अगर दोस्तों देखा जाए तो हीट अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है और डेंसिटी कम होता है। परंतु 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन जो होता है वह अलग होता है। जल का आयतन 0 से 4 देखेंगे तो आयतन कम होता जाएगा और डेंसिटी बढ़ता जाएगा। फिर से सुनिएगा, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखेंगे जल का आयतन कम होगा। 0 से 4 कर रहे हैं, एक्सपेंशन होना चाहिए, नहीं एक्सपेंशन नहीं हुआ है, आयतन कम होने लगा उसका और डेंसिटी बढ़ रहा है। ये एबनॉर्मल क्वालिटी आ गई।
क्यों? क्योंकि ये सामान्य जल की तरह, सामान्य द्रव की तरह बिहेव नहीं किया, जबकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आयतन क्या होना चाहिए था, उसका बढ़ना चाहिए था, लेकिन आयतन क्या, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ वाटर। सामान्य द्रव की अगर बात करें, एक ऐसे एग्जाम्पल से भी आप पता कर सकते हैं। सामान्य द्रव में जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव है, तो 100 से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आ रहा है तो उसके आयतन कम होता चला जाएगा। 100 है, फिर 50 हुआ, फिर आयतन कम हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हुआ, आयतन कम होते होते 0 हुए, मतलब आयतन कम होता चला जाता है। लेकिन पानी की अगर बात करें तो 0 से 3.98 या 4 मान लीजिए, 4 मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट। अगर 100 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएंगे तब तो वो सामान्य द्रव की तरह बिहेव करेगा। मतलब 100 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप आएंगे तो क्या होगा कि आयतन उसका भी कम होता जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन उसका सबसे कम होगा। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव का मतलब पानी का बात कर रहे हैं, पानी का, जल का आयतन सबसे कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। 4 के बाद उसका आयतन फिर से बढ़ने लगता है, जबकि हम 4 के, अगर हम 3 पर आए, 4 से 3 कम करें, 3 से 2 आए तो होना क्या चाहिए था, उसका आयतन कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 के बाद, मतलब 4 के बाद और कम करते चले जाएं तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। तो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि द्रव का आयतन मिनिमम कब होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन कम होता है, सबसे कम होता है। 4 के बाद उसका आयतन फिर से बढ़ने लगता है। इसीलिए अब 4 के बाद उसका आयतन बढ़ रहा है और 0 तक आयतन बढ़ेगा उसका, तो इसका मतलब बर्फ बन गया। तो बर्फ का आयतन ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, इसका मतलब डेंसिटी कम होने के कारण बर्फ हमेशा आप देखेंगे पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो कम है, किसके कंपेयर में, किसके तुलना में, पानी के तुलना में। तो बर्फ का घनत्व कम होने के कारण बर्फ पानी में तैरता है, ये कहा जाता है। और यही कंडीशन है, कभी कभी आप देखे होंगे कि क्या होता है कि बर्फ पानी में तैरता है। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे जब कहीं आप मतलब कोल्ड रीजन में चले गए, फ्रिजिड जोन में चले गए, कभी आप उत्तरी, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो, साइबेरिया एरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो क्या होता है कि नीचे पानी, मतलब पूरा तालाब पूरा बर्फ़ में जम जाता है, लेकिन अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि होता क्या है कि जब पूरा तालाब है दोस्तों, उस तालाब का जब टेम्परेचर कम होता चला गया, ठीक है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया तो ऊपर वाला जो है सतह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया तो उसका आयतन कम हो गया, सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व ज़्यादा होने की वजह से जो ऊपर वाला लेयर होता है दोस्तों, ऊपर वाला जो लेयर होता है वो नीचे चला जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर नीचे वाला फिर ऊपर आ जाता है। और जब नीचे वाला ऊपर आ जाता है तो पूरा तालाब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। लेकिन होता क्या है, फिर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होने लगता है, और तो होता क्या है, ऊपर का सतह बर्फ में जम जाता है, लेकिन बर्फ उष्मा का कुचालक होने के कारण फिर ठंडक नीचे नहीं जा पाता है, तो ऊपर वाला सतह बर्फ में जमा है, नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन है पानी, तो वह पानी में है, पानी है वो नीचे, इसीलिए मछलियाँ जीवित रह पाती हैं। दोस्तों आज हमने जो भी प्रयास किया आपको समझाने का, ये छोटा सा हमारा प्रयास था। इसी के साथ हम आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का सुझाव आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको लगा कि हमने कुछ सार्थक मेहनत किया तो उसके लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें एक नया मोटिवेशन मिलेगा, हम फिर से कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास